जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी कोई स्टडी मटेरियल होता है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए हम सब आप सबके लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। कहने का तात्पर्य इसमें क्वेश्चन जो दिए रहते हैं ऐसे घुमा फिरा के दिए रहते हैं, बच्चा पढ़ के कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सिर्फ रटिए नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 23 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यहाँ पूछा गया था पेपर। इसमें हम सब CDP को कवर कर चुके हैं, SST के जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसको कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। अब आप हिंदी को इसको हल्के में ना लीजिए दोस्तों, क्योंकि हिंदी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, हिंदी और आपका संस्कृत भी तैयार हो जाता है। हिंदी का जो पेडागोजी होता है और संस्कृत का जो पेडागोजी होता है दोनों का सेम ही होता है। इसमें सिर्फ अंतर क्या होता है, अंतर लैंग्वेज का होता है। कहने का तात्पर्य संस्कृत आपका संस्कृत में लिखा रहेगा और हिंदी आपका हिंदी में लिखा रहता है, यही अंतर होता है। बाकी जो पेडागोजी के पॉइंट आपके संस्कृत में मिलते हैं वही पेडागोजी के पॉइंट आपके हिंदी में भी मिलेंगे। गद्यांश पद्यांश आपका संस्कृत में मिलता है, गद्यांश पद्यांश आपका हिंदी में ही मिलता है। इसलिए अगर आपने हिंदी अच्छे से तैयार कर लिए, यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन प्लस हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से। जो गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको गद्यांश दिया रहेगा उसको पढ़ना होगा और क्वेश्चन उसी से बने रहते हैं। 15 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सब गद्यांश का पढ़ते हैं। करे पानी का चंचल रूप है नदी, यह वह जीवन रेखा है जो अपने कछार में बसे लोगों को जीवनदायी जल प्रदान करती है। जिस भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती होती है उसे देवमातृक कहा जाता है दोस्तों। और जो जमीन, आगे बढ़ते हैं, और जो जमीन केवल वर्षा के भरोसे न रहकर नदी के पानी से सिंचित होती है उसे नदी मातृक कहा गया है। उन दोनों नदी का पानी मछलियों से लबालब रहता था। पीने के लिए पानी, खाने के लिए मछली और खेती के लिए वह उपजाऊ मिट्टी जिसे नदी बाढ़ के समय बहाकर लाती है। और पहले, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं पहले के लोगों के लिए इससे बड़ा वरदान भला और क्या हो सकता था। नदी के कारण कृषि संभव हुई। जो शिकारी था वह किसान बन गया, उसे शिकार की भाग दौड़ से मुक्ति मिली। वह एक जगह घर बसाकर कैलाश धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और साहित्य की ओर अग्रसर हो सका। मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। अब इसमें जो क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पानी का चंचल रूप है नदी, वाक्य का आशय क्या है। आपको वाक्य का आशय बताना है। पहला ऑप्शन है नदी का पानी स्वच्छ होता है। सेकंड ऑप्शन है नदी का पानी उफान पर रहता है। थर्ड ऑप्शन है नदी का पानी निरंतर गतिमान रहता है। फिर लास्ट ऑप्शन है नदी का पानी शरारती होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, नदी का पानी निरंतर गतिमान रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देवमातृक खेती कहते हैं जब, फर्स्ट ऑप्शन है खेतों को नहर के जल से सींचा जाता है। सेकंड ऑप्शन है खेतों को तालाब के जल से सींचा जाता है। थर्ड ऑप्शन है खेतों को केवल वर्षा के जल से सींचा जाता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है खेतों के नदी के जल से सींचा जाता है। देवमातृक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतों को केवल वर्षा के जल से सींचा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, देवमातृक कहेंगे। अब नदी मातृक की बात किया जाए तो नदी मातृक क्या होता है, नदी मातृक दोस्तों जिसमें नदी के पानी से खेतों को सींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, नदी मातृक कहते हैं। इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कब आया। फर्स्ट ऑप्शन है जब मनुष्य ने शिकार करना सीख लिया। सेकंड ऑप्शन है जब मनुष्य ने
खेती करना सीख लिया, फिर थर्ड ऑप्शन है जब मनुष्य ने नदियों से मछलियाँ पकड़ना सीख लिया, फिर लास्ट ऑप्शन है जब मनुष्य को अन्न की पहचान हो गई। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नदी को जीवन रेखा कहा गया है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है नदी मनुष्य की आय में वृद्धि करती है, सेकंड है नदी एक रेखा की भांति बहती है, थर्ड ऑप्शन है नदी का जल नदी के आसपास रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है नदी जीवन की रेखा में वृद्धि करती है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नदी का जल नदी के आसपास रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो हमने ऊपर गद्यांश को पढ़ा था उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वारी है, सेकंड ऑप्शन है तटनी है, थर्ड ऑप्शन है सरिता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सलीला है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वारी है दोस्तों। वारी नदी का पर्यायवाची नहीं है, यह जल का पर्यायवाची होता है वारी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समूह से भिन्न शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संचित है, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है सींचना है, थर्ड ऑप्शन है सिलना है, फिर लास्ट ऑप्शन है सीखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो समूह से भिन्न है तो वह संचित है दोस्तों, क्योंकि जैसे सींचना हो गया, सिलना हो गया, सीखना हो गया, इसमें ना प्रत्यय है, बाकी इसमें ना प्रत्यय नहीं है, इसलिए यह भिन्न है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नदी तट पर बसने का सबसे बड़ा आकर्षक था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है खेती के लिए उपजाऊ भूमि, सेकंड ऑप्शन है नदी जल की सिंचाई के लिए उपयोग, थर्ड ऑप्शन है नदी किनारे रमणीक दृश्य, या फिर लास्ट ऑप्शन है नदी में मछलियों की बहुलता से उपलब्धि। तो राइट आंसर यही डी हो जाएगा दोस्तों। नदी तट पर बसने का सबसे बड़ा जो आकर्षक था क्या था, नदी में मछलियों की बहुलता होती है जिससे उन्हें खाने में आसानी हो जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। के कारण कृषि संभव हुई दोस्तों, किसके कारण, यहाँ पे खाली जगह है। फर्स्ट है जल के द्वारा, सेकंड है तालाब, या फिर थर्ड है सरोवर, या फिर लास्ट है नदी। तो दोस्तों किसके द्वारा कृषि संभव हुई, आप यहाँ पे जल भी कह सकते हैं, जल के बिना जल की कृषि कैसे होगी, तालाब भी सरोवर भी, लेकिन इसमें जो सबसे सही आंसर है नदी है दोस्तों। अगर नदी नहीं आती तो क्या बिना नदी आए जल आ जाता, नहीं आता। इसलिए दोस्तों इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, नदी के कारण ही कृषि संभव हो पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कि 12 महीने में रेखांकित शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है परिणामवाचक, सेकंड ऑप्शन है संख्यावाचक, थर्ड ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, या फिर लास्ट ऑप्शन है सर्वनामिक। जैसे कि 12 में दोस्तों इसके पढ़ने से ही दोस्तों संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों पद्यांश को पढ़ना होगा और इसी पद्यांश से क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले हम सब पद्यांश को पढ़ लेते हैं। करें ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती हैं अपने प्यारे पुत्र को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ वश पैसे बेकार, रत्न प्रसूविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। आगे है इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब क्वेश्चन जो बने हैं क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। रत्न प्रसूविनी है वसुधा से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है धरती में केवल रत्न ही रत्न है, सेकंड ऑप्शन है धरती रत्नों की खान है, थर्ड ऑप्शन है धरती रत्नों को पैदा करती है, फिर लास्ट ऑप्शन है धरती में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। तो राइट आंसर यही डी हो जाएगा दोस्तों। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि धरती में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे का निहितार्थ है दोस्तों क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छे बीज बोने होंगे, सेकंड ऑप्शन है अच्छी फसल पैदा करनी होगी, थर्ड ऑप्शन है सद्भावना से रहना होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है सामर्थ्य बढ़ानी होगी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, यह भाव कविता के किस पद से
प्रेषित हो रहा है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है सच्ची समता, सेकंड ऑप्शन है मानव ममता, थर्ड ऑप्शन है जन की क्षमता, या फिर लास्ट ऑप्शन है धरती माता। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मानव समता से दोस्तों यह प्रेषित हो रहा है, मानव ममता से। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं समाज में किस गुण की उपस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है, किसकी उपस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है। निगेटिव क्वेश्चन है, अब जो ऑप्शन आपके गलत होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है समता, सेकंड ऑप्शन है ममता, थर्ड ऑप्शन है मानवता और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वसुधा। तो यही आपका डी सही हो जाएगा, वसुधा को महत्व नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अवनी, सेकंड ऑप्शन है मही, थर्ड ऑप्शन है धरा, या फिर लास्ट ऑप्शन है मोदिनी। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों मोदिनी। मोदिनी दोस्तों धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी आपका अवनी हो गया, मही हो गया, धरा हो गया, यह सब आपके धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विशेषण विशेष का उदाहरण है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन शरम, सेकंड ऑप्शन है सुनहली फसलें, थर्ड ऑप्शन है धरती माता, लास्ट ऑप्शन है मानव ममता। तो दोस्तों इसमें विशेषण विशेष की बात करें हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सुनहली। दोस्तों सुनहली क्या है, सुनहली फसलें हैं दोस्तों। जो फसल की विशेषता क्या है, फसल जो है कैसी है, सुनहली है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं नीचे काला में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुछ गतिविधियां दी गई हैं, उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान करें, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन हैं। हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलान करना है दोस्तों, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। करें यहाँ पे आपको ऑप्शन न देकर सीधा मिलान ही करके दिखा दे रहे हैं। जैसे करें भूमिका निर्वहन, भूमिका निर्वहन जो होता है दोस्तों किसमें जाएगा, वह आपके जाएगा गत्यात्मक अधिगम में जाएगा या सी में चला जाएगा। सारांशीकरण, सारांशीकरण जो जाएगा यह किसमें, यह रचनावादी में जाएगा, रचनावादी उपागम। थर्ड जो है निर्देशित कथा लेखन, निर्देशित कथा लेखन जो जाएगा ये सहारा देना दोस्तों, ये फर्स्ट में चला जाएगा। लास्ट जो है भाषा पत्रिका, तो भाषा पत्रिका दोस्तों तरह तरह के पाठ्य सामग्री से परिचय। तो अब यह आपका मिलान हो गया। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है परियोजना कार्य, सेकंड ऑप्शन है प्रतिमानों का अभ्यास, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आगमनात्मक विधि। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, परियोजना कार्य। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतिवाद के तर्कों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है, सेकंड ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है भाषा प्रतिमानों के अभ्यास से अधिगम को पुनर्बलन मिलता है, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा नाम चॉम्स्की ने कहते हैं ना कि भाषा जो है अर्जन क्षमता जन्मजात बालक में पाई जाती है, वही कह रहे हैं कि जन्म लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है यह चेतन रूप से सही तरीके से अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, सेकंड है यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है, थर्ड है यह पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है, लास्ट है यह पाठकों को अपनी सही तरीके से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है, बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी खाली जगह हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है, सेकंड है भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है, थर्ड है पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं, या फिर लास्ट है शब्दकोश में से अर्थ खोजते और पढ़ते हैं। तो इसमें पठन बोध की बात करें, पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा,
पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में से भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। फर्स्ट है कंप्यूटर कौशल, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, विषय का ज्ञान। सेकंड है दोस्तों विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, डिजिटल दक्षता। थर्ड है डिजिटल दक्षता, ऑनलाइन विषय वस्तु का प्रयोग, जूम मीटिंग। लास्ट है ऑनलाइन विषय वस्तु को जानना, डिजिटल विशेषज्ञता, सही इंटरनेट की व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, डिजिटल दक्षता। तो 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें वृत्ताकार पाठचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापन की सुगमता की दृष्टि से सरल से जटिल की ओर क्रम। सेकंड है दोस्तों क्रियान्वयन की सुगमता की दृष्टि से विद्यालय सत्र के अनुसार क्रम। इसमें थर्ड है स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। लास्ट है उचित आकलन के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार क्रम। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता है। फर्स्ट अधिगम है, खाली जगह अर्जन है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन लेखन श्रवण वाचन। सेकंड है एक व्यवस्थित प्रक्रिया और व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। थर्ड है सोच विचार कर निर्देशात्मक स्वाभाविक प्राकृतिक। लास्ट है विद्यार्थी द्वारा अध्यापक द्वारा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोच विचार कर निर्देशात्मक और दोस्तों स्वाभाविक प्राकृतिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करेगी। ऑप्शन जो दिया गया है इसमें जो एक कथन है विस्तृत वर्णन के लिए बारीकी से पठन। बी कथन है मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन। थर्ड है निष्कर्ष निकालना। लास्ट है सार्वभौमिक बोध। तो जो कि इसमें राइट आंसर होगा करें फर्स्ट ऑप्शन है केवल ACD। सेकंड है केवल ABC। थर्ड है केवल ABD या फिर लास्ट है केवल BCD। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा AC और D। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दोस्तों ए नहीं सही होगा, इसमें सी सही होगा आपका। A, B और D। इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष निकालना, तो ये गलत होगा। इसलिए इसमें आपका A भी सही होगा, B भी सही होगा और D भी सही होगा। सी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीयक भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है। द्वितीयक अधिगम कौशल का भाग नहीं है, जो नहीं है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न पूछने और उत्तर देने की योग्यता। सेकंड है अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग। थर्ड है शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना करना। या फिर लास्ट है दोस्तों मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो इसमें यही हो जाएगा डी दोस्तों, यह प्राथमिक भाषा के अंतर्गत आएगा। द्वितीयक भाषा के अंतर्गत यह सब है। इसमें जो नहीं द्वितीयक भाषा के अंतर्गत यह आपका नहीं आएगा। जो मातृभाषा होता है, जो परिवार में बालक सीखता है या फिर जो पड़ोस में बालक सीखता है, यह सब आपके आते हैं प्राथमिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और जो विद्यालय में सीखता है, मीडिया के माध्यम से सीखता है, ये सब आपके द्वितीयक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश से अर्थ जोड़ने के लिए कहती है। वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है बारीकी से पठन, सेकंड ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन, थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना, या फिर लास्ट ऑप्शन है अनुमान लगाना। बारीकी से पठन वह होता है दोस्तों जो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। सरसरी तौर पर होता है जैसे आप सुबह कोई पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप हर एक हेडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर पॉइंट को पढ़ रहे हैं, तो यह बारीकी से पठन कहलाएगा। सिर्फ आप उसका ऊपर ऊपर हेडिंग देख लेंगे तो यह आपका सरसरी तौर पर पठन कहलाता है। अब निष्कर्ष निकालना, जो उसमें लिखा गया है उसका आप निष्कर्ष निकालेंगे तो यह आपका कहलाएगा निष्कर्ष निकालना। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष निकालना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्यवाही का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण व मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नियम कंठस्थ करवा देने चाहिए। सेकंड है दोस्तों ये बहुत पुरानी गलतियां हैं, इन्हें सुधार नहीं किया जा सकता। थर्ड है ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। लास्ट है ये प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं, समय के साथ अपने आप दूर हो जाएंगी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिक बार अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम का आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है दिए गए मौखिक संकेतों के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट लिखना। सेकंड है दोस्तों दिए गए ऊपर नीचे वाले संकेतों के आधार पर क्रॉसवर्ड पहेली पूरा करना। थर्ड है आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान है तो पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। लास्ट है अपने गांव में पानी का संकट पर एक अनुच्छेद लिखें। तो राइट आंसर यही हो जाएगा सी, आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। आज जो पेपर हमने सॉल्व किया वह पेपर आपका 23 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यह पेपर पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। अब इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।